एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कैसे बिजनेस गैप को आइडेंटिफाई किया और बन गई दुनिया की टॉप 10 में से एक कंपनी। तो चलिए जानने के लिए चलते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं अमित स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स के केस स्टडी को और इसकी इस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। ये मेरा वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग माइक्रोमैक्स के राइज की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग इसके फॉल की बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत जल्दी इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ। और इस पूरे केस स्टडी से हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में और इनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं जो कि हमको नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं। माइक्रोमैक्स की शुरुआत सन 1991 में राजेश अग्रवाल जी ने करी थी। आप लोगों को मैं बता दूं कि माइक्रोमैक्स कंपनी जब बनी थी तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी नहीं हुआ करती थी। ये कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे, जो उस समय ये सोनी HP के लिए काम किया करते थे। फिर कुछ सालों के बाद इसको राहुल शर्मा जी ने ज्वाइन किया, जो कि राहुल शर्मा ने माइक्रोमैक्स को काफ़ी ऊंचाई तक ले के गए। और सन 1999 में विकास जैन और सुमित अरोड़ा ने इस कंपनी में एज अ को फाउंडर ज्वाइन किया था। फिर ये चारों मिलकर माइक्रोमैक्स कंपनी को रन करने लगे और जब राहुल शर्मा ज्वाइन किए थे तो उन्होंने इस कंपनी का नाम माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स रख दिया था। अब आप लोग को ध्यान होगा तो 1999 में लैंडलाइन और PCO का प्रचलन बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो 1999 में राहुल शर्मा को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी इंडियन मार्केट में, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट में PCO और लैंडलाइन फ़ोन का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा था। हर एक गांव में PCO खुल रहे थे और उस समय सिम कार्ड भी आ चुके थे, जिसको आसानी से लैंडलाइन में इंसर्ट करके उसको प्रीपेड टाइप में यूज़ किया जा सकता था। तो राहुल शर्मा को ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो फिर ये लैंडलाइन मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और फिर इन्होंने सक्सेसफुली लगभग 2.5 लाख सेट इंडिया में इन्होंने अपने लैंडलाइन के इंस्टॉल किए। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, ये इसी बिजनेस में रहे और उसके बाद हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते रहे। फिर सन 2007 में एक एक अलग रिवॉल्यूशन इंडिया में आया मोबाइल फ़ोन का। तो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो उस समय हमारे पास नोकिया, LG, सैमसंग, मोटोरोला इन सब के हैंडसेट हुआ करते थे। बट प्रॉब्लम इसमें राहुल शर्मा ने आइडेंटिफाई किया कि लोगों के पास हैंडसेट तो हुआ करते थे बट उसकी जो बैटरी लाइफ थी वो काफ़ी कम थी। इसके लिए उनको काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता था, स्पेशली गांव इलाकों के अगर मैं बात करूं रूरल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, तो वहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोग अपना सेलफोन चार्ज करने के लिए ट्रक के बैटरी में, ट्रैक्टर के बैटरी को या फिर किसी और रिसोर्स को यूज़ करते थे। कुछ लोग तो अपना जीवन यापन भी इसी काम पे करने लगे थे कि वो केवल सिंपल मोबाइल चार्ज करते थे और फिर उससे अपना पैसा कमाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम राहुल शर्मा को दिखी और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे काम किया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जो काफ़ी रिवोल्यूशनरी हो, जो और अफोर्डेबल प्राइस हो जिसका, और बैटरी बहुत ज़्यादा दिन तक रहे। तब फिर इस सोच के साथ इन्होंने सोचा कि हम लोग खुद का अब हैंडसेट लॉन्च करेंगे। बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अब इनके पास उस समय उतना फंड नहीं था कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर सके, और उस समय LG, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग ये सब बड़े बड़े जाइंट मैन्युफैक्चरिंग में थे। तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि चाइना हमारे पास में है और चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराएं और फिर उसकी ब्रांडिंग करके इंडिया में सेल आउट करें। तो इसी सोच के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने फर्स्ट हैंडसेट अपना निकाला माइक्रोमैक्स X1i, जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी मैं आपको बताऊं कि उस मोबाइल फ़ोन ने केवल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने 10 दिन में लगभग 10,000 सेट का सेल कर लिया था और उसकी डिमांड और भी आ रही थी। रीज़न क्या था उसका? रीज़न यही था कि उसकी जो बैटरी लाइफ थी काफ़ी अच्छी थी। 30 दिन तक वो क्लेम करते थे कि 30 दिन तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ये काफ़ी रूरल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज़फुल रहा और इस वजह से इसकी डिमांड आती रही और उस समय इस कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ से सीधा 10 दिन में 100 करोड़ हो गई। फिर धीरे धीरे ये नए नए फीचर्स लाने लगे। जैसे उस समय यूथ को ब्लूटूथ फैसिलिटी काफ़ी अच्छा लगता था, तो ब्लूटूथ का फीचर ये लेके आए, कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी लेके आए। उसके बाद फिर आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो उस समय नेट का चार्ज काफ़ी महंगा हुआ करता था। रिलायंस अलग
स्कीम लेके आ रही है, एयरटेल अलग स्कीम लेके आ रही है, तो कभी रिलायंस का सस्ता होता था, कभी एयरटेल का सस्ता होता था। तो ये डुअल सिम का कॉन्सेप्ट भी लेके आए, इस फीचर्स को भी इन्होंने ऐड ऑन किया एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे। जब ये सारे फीचर्स ये लेके आए तो इनका मार्केट शेयर और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये लगभग 5% मार्केट शेयर कर चुके थे अपने इस नए फीचर्स के साथ और अफोर्डेबल प्राइस के साथ। तो लगभग 5,000 से 10,000 रेंज के बीच में इनके लगभग 40 प्रोडक्ट मार्केट में थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि अब हम लोग ब्रांडिंग की तरफ मूव करेंगे, अब हम लोग आउट ऑफ इंडिया काम करेंगे। ये अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना जैसे सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसके बाद ह्यूज जैकमिन को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि उस समय की ये पहली कंपनी थी जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को अपना एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज़ कर रही थी। फिर धीरे धीरे ये रशिया, दुबई और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगे। और उस समय सन 2014 में इनका इनका जो मार्केट शेयर था लगभग पूरे वर्ल्ड में 16% का था, जो कि 16% मार्केट शेयर मतलब ये हुआ कि उस समय की ये टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक थे वर्ल्ड में। और इंडिया में इन्होंने सैमसंग को पीछे करके नंबर 1 कंपनी बन गए थे। उसी दौरान सन 2014-12 के करीब ये कुछ स्पॉन्सरशिप भी करने लगे थे। इन्होंने इंटरनेशनल जो बैंड होते हैं उनको स्पॉन्सर करने लगे। उसके बाद फिर क्रिकेट T20 को भी इन्होंने स्पॉन्सर किया और भी छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप में ये काम करने लगे केवल अपनी ब्रांडिंग के लिए, और इसका इनको रिजल्ट में मिला। तो ये थी इनकी पूरी जर्नी, किस तरह से ये राइज किए और किस तरह से ये फॉल किए और क्या गलतियां इन्होंने करी। तो इस चीज़ को हम लोग अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी दिनों से मेरा कुछ वीडियो आया नहीं था क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काफ़ी बिजी था, तो इस वजह से वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया था। बट अभी रिसेंटली मैं डे टू डे मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।